Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, Senior Faculty Wikipedia. I welcome you to our initiative जहाँ पर हम SSC CGL के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डील करते हैं, उनको कवर करते हैं, राइट। चाहे आपके कोई भी टॉपिक हो, फिर आपका GS का टॉपिक हो, आपके क्वांट का टॉपिक हो, आपके रीजनिंग का टॉपिक हो, आपके इंग्लिश से रिलेटेड हो, यहाँ पर हर चीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए जाते हैं, राइट। ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज फॉर यू टू जस्ट फॉलो अस, राइट। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके सामने प्रेजेंट हम करते रहेंगे, राइट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटी। आज पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को हम कवर करेंगे, राइट। सो without wasting any time, let's start our video. But just before that, I have a very important information to share with you, which is this: the SSC CGL complete course, right? आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं SSC CGL 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। Here you will be getting all the video lectures, right? You will be getting video lectures, PDFs, test series, current affairs, everything apart from that. जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चीज चाहिए होगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, लाइव लेक्चर्स हो, ऑफलाइन लेक्चर्स हो, करंट स्टडी मटेरियल हो, उसके लिए पीडीएफ्स हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर दिस वन कोर्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और ये कोर्स सिर्फ आपके सीजीएल के लिए नहीं, ये आपके बाकी जो एग्जाम्स एसएससी कनेक्ट कराता है उसके लिए भी इक्वली रेलिवेंट है, राइट। सो एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज इसका प्राइस। जस्ट लुक एट द प्राइस। इट्स अर्लियर इट यूज टू बी 7500, 7500 रुपए, विच इफ यू आस्क मी वो भी ज्यादा नहीं है द कंटेंट विच इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। बट आपके लिए स्पेशल ऑफर के अंदर इसको लेके आ रहे हैं एट ₹4999। 5000 ही पूरे चार्ज नहीं करे जा रहे, 4999 के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। So my dear friends, if you ask me, it is a wonderful option for you. If you haven't still subscribed to any course, right? So you can definitely go for it. You can trust me and just go for it. रजिस्ट्रेशन लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप तो सपोर्ट नंबर पे भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये चीज पूछ सकते हैं, राइट। सो with this let's start video, but just one more important information, which is this WhatsApp group. What is this WhatsApp group? ये एक ऐसा WhatsApp ग्रुप है जहां पर आप अपनी कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। ये हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है जहां पर आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन फ्रीली आस्क अस, राइट। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको तो अभी के अभी ज्वाइन करता। इसका लिंक बाय द वे नीचे बायो में प्रेजेंटेड है, वहां पर आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल एक्ट्स एस्टैब्लिश द डायरकी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डायरकी इन द स्टेट्स, राइट, ये किस एक्ट ने पहली बार एस्टैब्लिश किया था इसको। ऑलराइट, ओके। नाउ बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू द प्रोटोकॉल। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ द वीडियो। कैसे आपको वीडियो प्रोसीड करना है। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन प्रेजेंट होता है आपको वीडियो को करना है पॉज, अपने आप अटेम्प्ट करना है, राइट, अपने आप अटेम्प्ट करना है। एंड देन यू विल चेक बाय कंटिन्यूइंग द वीडियो कि क्या आपने आंसर करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया है। अगर आपका आंसर करेक्ट था, इफ योर आंसर वाज करेक्ट, then very good, fit and fine, just continue with the video. If your answer was incorrect, then you will see अपनी, अगर आपका आंसर गलत था, if your answer was incorrect, तो आप चेक करेंगे कि क्या आपने आंसर मतलब कोई सिली मिस्टेक करी है या आपको टॉपिक की रिवीजन में ही दिक्कत है आपको, या फिर पूरा टॉपिक ही नहीं पता। तो आपको कुल मिला के अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करना है और उस पर उसी टाइम काम करना है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज आप अपनी गलतियों सबसे अच्छे तरीके से सीखोगे। अभी जितनी मर्जी गलती कर देनी है, बट फाइनल एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज आवर टारगेट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वीडियो में ऐसे ही प्रोसीड करना है। क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज करना है, अपने आप अटेम्प्ट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। देन चेक करना है कि आपने करेक्ट किया या इनकरेक्ट। करेक्ट है तो बहुत अच्छे, अगर इनकरेक्ट है तो आपको अपनी गलती ढूंढनी है कि क्या मिस्टेक करी है हमने और उस पर फिर काम करना है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं आपके पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774, it is by the way 1784, not 74. The Indian Council Act of 1958, okay, it is 1858. The Indian Council Act of 1919, the Government of India Act of 1935. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डायरकी इन द स्टेट्स पहली बार कब आई थी?
1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर आई थी ये, राइट। बाय द वे व्हाट इज डायरकी? डायरकी का मतलब क्या होता है? इस एक्ट के अंदर क्या किया गया था? इस एक्ट के अंदर दो लिस्ट बनाई थी बेसिकली, एक आपकी सेंट्रल लिस्ट, राइट, लेट्स सी 1919 की जो एक्ट थी उसके अंदर दो लिस्ट बनाई गई थी। वन वो सेंट्रल लिस्ट, जिसके अंदर सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके लॉ बनाने के लिए बनाई गई थी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। देन अदर वाज प्रोविंशियल लिस्ट। जो प्रोविंशियल लिस्ट थी इस पे जो प्रोविंसेस थे वो गवर्न करेंगे, राइट, उनके लिए बनाई गई थी। और डायरकी का क्या मतलब था? डायरकी इसी प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर देन दिस वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब्जेक्ट्स। इसके जो सब्जेक्ट्स थे, जो प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया था। वन वाज ट्रांसफर्ड, अदर वन वाज रिजर्व्ड। ये जो दो कैटेगराइजेशन में बांटना इसको बोलते थे डायरकी, और ये प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे किया गया था। अब ये थे क्या? ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले जो थे सब्जेक्ट्स, इनके ऊपर अगर लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा? ये गवर्नर जो था, राइट, जो गवर्नर था उस प्रोविंस का, उसको पूरी पावर दी थी कि वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इजीली लॉ बना सकता है। वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई इस पे जो अपनी लेजिस्लेचर है उसको कोई जवाबदेही नहीं है इसके लिए। बट व्हेन इट केम टू ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, यहां पर जो लॉ बनाना है, राइट, वो कौन बनाएगा? बनाएगा गवर्नर ही, गवर्नर ही बनाएगा। बट जो लेजिस्लेचर है, राइट, जो प्रोविंस का जो लेजिस्लेचर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जवाबदेही बनती है वहां पर, राइट। वो अपने आप नहीं बना सकता, उसको इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। सो यहां पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की ट्राई करी गई थी इस प्रोविजन के थ्रू। कहां पर? प्रोविंशियल लेवल के थ्रू। एंड दिस वाज डायरकी, राइट, दीज टू कैटेगराइजेशन वाज डायरकी। और एक कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1919 के एक्ट के अंदर, राइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है इसको, राइट। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट सी, आंसर इज सी। Decentralization. Decentralization is the best feature of which one of the following governments? Decentralization किस इनमें से किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट फीचर है? राइट, ऑप्शंस हैं आपके यूनिटरी गवर्नमेंट, मोनार्की, मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट, राइट। इट इज नॉट यूनिटरी गवर्नमेंट, इट इज नॉट मोनार्की, इट इज नॉट मिलिट्री गवर्नमेंट, राइट। अब वो कैसे? उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है। फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है बेसिकली जहां पर बेसिकली जनरली जब दो लेवल हो पॉलिटी के, राइट, जब दो लेवल पे हो पॉलिटी, राइट, जनरली टू लेवल पॉलिटी, बट इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट टू लेवल्स, तीन लेवल पे भी हो सकती है, राइट। कई सारी यूनिट्स को, राइट, एक ही सेंटर पे ना पावर देके अगर आप कई सारी यूनिट्स बना रहे हो, किसी भी सेंटर किसी भी पावर की अगर कई सारी यूनिट्स बन रही हैं और उनको साथ मिला रहे हो, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। कि आप दो कई बेसिकली जनरली लाइक कई सारी कम्युनिटीज अगर आपस में मिल जाए और सबको इक्वल इक्वल पावर देने की बात हो और वो मिलके एक फेडरेशन बनाए, ये एक फेडरलिज्म का एग्जांपल है। सेम अगर इंडियन आप इसको इंडियन पॉलिटी के ऊपर रिलेट करो, हमारे यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ पे तीन लेवल पे पॉलिटी, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल सेल पंचायती भी है। तो हमारे यहाँ पे तीन लेवल्स बने हुए, इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल लेवल्स हैं वो, राइट, जहां पर आप कई सारी पॉलिटी को आप तीन लेवल में बांट रहे हो। तो ऑब्वियसली आप एक सेंटर पे नहीं रख रहे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही सेंटर पे सारी पावर हो जाना, कि लेट्स से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, तब क्या हो गया आपकी सेंट्रलाइजेशन। बट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जब आप इस सेंटर के कई सारे सेंटर बना दो, मतलब एक ही जगह पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, उसके कई सारे सोर्सेज है। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, तो दो सोर्सेज है पावर के, राइट। एक ही जगह पे कंसिडरेटेड सेंट्रल स्टेट लेवल को भी पावर दे रखी है, देन आपने पंचायत को भी कुछ पावर दे रखी है। सो ये तीन लेवल में बढ़ गई, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। वेयरएज तो वो किस में होगा? फेडरल गवर्नमेंट में। अब यूनिटरी गवर्नमेंट, बेसिकली यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? एक ही यूनिट, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक ही पावर होगी, तो ऑब्वियसली वो सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। मोनार्की, मोनार्की तो ऑब्वियसली राजा का रूल, तो सिर्फ राजा के पास ही पावर है, राजा ही सब कुछ है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। मिलिट्री गवर्नमेंट, यहां पर भी सिर्फ मिलिट्री का रूल है और कुछ नहीं चलता, तो इट इज ऑल्सो नॉट
federalism, right? So the correct answer will be option D, right? Okay, next. See, answer is D. Okay, the next question is, okay, just a sec. Yes, the next question is, under which of the following acts indirect election system was started during the British government in India, right? इनडायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कब, इनमें से किसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की पहली बार बात हुई थी। ऑप्शंस हैं आपके, ए इंडियन चार्टर एक्ट 1833, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, देन सी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड डी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये जनरली हम गलत कर देते हैं, हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि वर्ड जो पूछा हुआ है वो इनडायरेक्ट पूछा हुआ है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन पहली बार कब हुए। ऑल्दो इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो उसके बाद वाली एक्ट में थे, बट इससे पहले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। हमें कंफ्यूजन यहां हो जाती है और हम ये वर्ड पे ध्यान नहीं देते। तो हमेशा फोकस करना है कि क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शन पूछे या इनडायरेक्ट इलेक्शन पूछे, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन 1892 का जो काउंसिल एक्ट था उसके अंदर पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी। इट वाज इंट्रोड्यूस, ऑल्दो बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी के ऊपर था, वो भी बहुत ही लिमिटेड बंदे वोट कर पा रहे थे, वो भी इनडायरेक्टली, राइट? ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। देन विच काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, राइट? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस एक्ट को बोला जाता है इनमें से? ऑप्शन हैं आपके, ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या ऑप्शन डी इंडियन एक्ट ऑफ 1873, राइट? सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किनको बोला जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। क्यों बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? बिकॉज कौन थे मॉर्ले? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे, और हु वाज मिंटो? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो was the viceroy at that point of time. He was the viceroy. तो इन्हीं के नाम पे कॉलिलोक्युली जो आपका 1909 का जो एक्ट है, इनफॉर्मली इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, राइट? तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी फाइनली, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई थी, राइट? 1946 के अंदर बनी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट भी करा, 26 नवंबर 1949 को उसको बना दिया था, राइट? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन में बनाई गई थी? फाइनली बड़ी सारी कमिटियां बनी थी, तो इनमें से कौन सी थी वो जिसके बेसिस पे उसको बनाया गया था, राइट? ऑप्शन है आपके, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या फिर रॉ कमिटी। ओके, सो क्या करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कैबिनेट मिशन। कब आया था ये? 1946 के अंदर। फाइनली 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आया था, जिसको अप्रूवल मिला, कांग्रेस ने भी इसको अप्रूव किया। इनिशियली मुस्लिम लीग ने इसको अप्रूव नहीं किया था, बट बाद में वो भी ज्वाइन कर गए थे। तो क्या बना था इसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसको टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का, राइट? और 3 साल तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ना ही ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, फॉर 3 years टिल 1947 टू 1950 ये हमारे पार्लियामेंट की तरह भी बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरह भी इनको एक्ट करना था। यस और नो? 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल के बाद जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा आप इलेक्शन भी नहीं करा सकते। इलेक्शन के अंदर ही तो हम नॉर्म्स लिखोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखोगे इलेक्शन कराने के, कि कैसे इलेक्शन होंगे, क्या होगी लोकसभा, क्या होगी, कौन से उसकी स्ट्रेंथ होगी एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके उसी साल 1951 के अंदर फाइनली फिर जनरल इलेक्शन कनेक्ट कराए गए और हमारी पहली लोकसभा बनी, फिर हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई और ये जो लेजिस्लेचर वाली पावर थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिसॉल्व कर दी गई और फाइनली हमारी पार्लियामेंट पहली बार बन गई थी, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड आई होपिंग कि आप करेक्ट आंसर कर रहे होंगे। अगर करेक्ट आंसर नहीं कर रहे तो जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं प्लीज डू रेक्टिफाई देम, उनको ठीक कीजिए और उन पे काम कीजिए सो दैट फाइनल एग्जाम में वो गलती आपसे ना हो, राइट? ओके, एंड आई होपिंग कि आपको चीजें सीखने को भी मिल रही होंगी इस वीडियो के थ्रू, राइट? नेक्स्ट, in which of the following act
had provision of separate representatives for the Muslim community for the first time. सेपरेट इलेक्टोरेट पूछा जा रहा है बेसिकली आपसे, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि पहली बार आपने सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इनमें से किस एक्ट के अंदर बोला गया था कि यहां पर सेपरेट लिस्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट हम लेके आएंगे, किस एक्ट के अंदर बोला गया था ये? ऑप्शंस हैं आपके, ए राउलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और डी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, द मोस्ट इनफेमस मॉरलेमेंटरी रिफॉर्म्स, राइट? यहां पर क्या बात करी गई थी कि हम लेके आएंगे व्हाट? सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके अंदर क्या बात करी गई थी कि जो भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, उसके लिए वोट भी कौन करेगा? उसके लिए वोट भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स करेंगे और कोई कम्युनिटी वोट नहीं करेगी उसके लिए, राइट? मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स करेंगे और कोई वोट नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था इस एक्ट के अंदर, जिसको ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था और मुस्लिम लीग इसके फेवर में थी और इसी वजह से अब फाइनली, लेकिन बट फाइनली इस चीज पे एग्री कब करा गया था? 1916 के अंदर, 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर, 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनली इस पे एग्री कर गई थी, क्योंकि उनको मुस्लिम लीग को साथ लेके आना था, तो उनकी टर्म्स पे एग्री कर गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट 1916 के बाद एक परमानेंट फीचर बन गया था कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे ही इलेक्शन लड़े जा रहे थे। और जब फाइनली अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इस सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर से वापस बैनिश कर दिया गया। अब हमारे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, बट 1916 के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ लखनऊ पैक्ट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? अब एक तरीके से पॉलिटी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी जा रही है यहीं पर ही, बिकॉज ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये सिर्फ पॉलिटी का नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी कंसिडर हो जाता है। डेफिनेटली आपको इन चीजों को समझने के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों करा जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है। सिर्फ फैक्ट्स रटने से भी काम नहीं, अगर आप फैक्ट्स रटना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर आपको चीजें थोड़ी समझ में आएंगी, स्टोरी बिहाइंड, उसके पीछे की जो स्टोरी है, अगर आपको वो पता रहेगी तो आपको चीजें रटनी कम पड़ती है, आपको चीजें समझ में आती है, आप ऑब्वियस उसको आराम से आंसर कर पाएंगे। फिर जितना कम से कम आपको फैक्ट रटना पड़े उतना आपके लिए होप अच्छा भी है प्रिपरेशन के लिए, राइट? ओके, सो सेपरेट इलेक्टोरेट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉरलेमेंटरी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, राइट? ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट, डायरकी इन द स्टेट्स हैज बीन एंडेड बाय द एक्ट ऑफ, राइट? अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन में करा था कि स्टेट्स के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो जो स्टेट्स में डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी उसको एंड कब कर दिया गया था? लेके तो 1919 के अंदर आए थे, उसको खत्म कौन से एक्ट के अंदर किया गया था? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं आपके, 1872 का एक्ट है जो, 1909 के एक्ट के अंदर, 1919 के एक्ट, या फिर 1935 के एक्ट के अंदर, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अंदर क्या किया गया था? डायरकी एट स्टेट्स वाज रिमूव्ड, और क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? डायरकी को सेंटर पे ले आए थे, डायरकी स्टेट से हटा दी थी और सेंटर पे लेके आए थे। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट? प्रोविंसेस के अंदर कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी, राइट? और बायकैमरलिज्म भी लेके आए थे, कई सारे फीचर थे 1935 के। बस इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1935 इसका करेक्ट आंसर है, जहां पर स्टेट लेवल से डायरकी हटा दी गई थी और सेंट्रल लेवल पे लेके आए थे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ऑटोनोमस पावर दी गई थी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, सेंटर का थोड़ा कंट्रोल कम किया गया था, राइट? ओके, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज प्रोवाइडेड द राइट टू वोटिंग ऑफ फीमेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किसमें पहली बार फीमेल्स को वोट करने का राइट प्रोवाइड किया था कि भी फीमेल भी इलेक्शन के अंदर वोट कर सकेंगी, राइट? ऑप्शंस हैं आपके, ए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म,
बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सी क्रिप्स मिशन, या डी क्रिस्टोफर मिशन रिफॉर्म, राइट। सो करेक्ट आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज करें, अपने आप देखें, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको प्रोटोकॉल, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर चेक करें वीडियो को कंटिन्यू करके कि करेक्ट आंसर किया या इनकरेक्ट, राइट। ओके ओके, राइट नाउ तो क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? वोटिंग ऑफ फीमेल्स वो पहली बार अलाउ किया गया था ऑप्शन ए के अंदर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि 1919, राइट, 1919। एंड बाय द वे इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज सेम रीजन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज द रीजन इसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और यहां पर पहली बार फीमेल्स को वोट करने का राइट मिला था, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंडियन काउंसिल वाज एंडेड, राइट। इंडियन काउंसिल क्या था? इंडियन काउंसिल बाय द वे, इंडिया काउंसिल बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था, इंडियन काउंसिल, जिसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स। एक 15 मेंबर का पैनल था जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था बाय द वे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश क्वीन का एक एजेंट था। ही यूज्ड टू एक्ट एज अ ब्रिटिश क्वीन, राइट। उनके एजेंट की तरह, सॉरी, उनके एजेंट की तरह एक्ट करना था, और वो लंदन के अंदर ही बैठते थे। तो अगर यहाँ पे वायसरॉय को कोई भी काम होता था क्वीन से, राइट, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कनेक्ट करते थे, और फिर वो, क्योंकि वो उनके एजेंट की तरह काम कर रहे थे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कब बनाया गया था? 1858 के अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कब बनाया गया था? ऑब्वियसली 1858 के एक्ट के अंदर। और उसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बनाया गया था। एक 15 मेंबर का पैनल बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो काउंसिल बनाई गई थी इसको एंड कब किया गया, इसको अबॉलिश कब किया गया, राइट। ऑप्शंस है आपके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट के अंदर फाइनली ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी इसको अबॉलिश कर दिया गया था। बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी अबॉलिश कर दिया गया, खाली इस इंडियन काउंसिल को अबॉलिश किया गया था, उनको बाद में अबॉलिश किया उस पोस्ट को, राइट। ओके, सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान वर फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ। इंडिया और पाकिस्तान जैसी जो दो कंट्री बनाई है, दो पार्टीशन के दो, पहले ब्रिटिश इंडिया होता था, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज ओनली ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। पर बाद में ऑब्वियसली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाय द वे, आई होप सबने आंसर निकाल ही लिया होगा इसका। ब्रिटिश इंडिया को फिर बाद में दो टेरिटरी में बांट दिया गया था, वन वाज इंडिया, अदर वन वाज पाकिस्तान, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस एक्ट के थ्रू फाइनली ये करा गया था। ऑप्शन है आपके 1935 एक्ट, 1942, 1946 का एक्ट, या 1947 का एक्ट, राइट। इस क्वेश्चन का तो सभी आंसर करेक्ट करेंगे। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गिव द इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द एक्ट ऑफ 1947, राइट। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है इसको, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी कहा जाता है इसको, राइट, जिसके थ्रू ये अचीव किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, राइट। नेक्स्ट, ओके, on the basis of cabinet mission recommendation when did the constituent assembly was made, राइट। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कब बनाया गया था, किस डेट को आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया था उसकी रिकमेंडेशन पे, राइट, किस मंथ में बेसिकली। ऑप्शन है जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946, या जनवरी 1947, राइट। So the correct answer for this question is option C, that is December 1946, right। आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे एग्जैक्ट डेट ही पूछी जाएगी आपसे कि पहला सेशन कब लगा है, राइट, पहला सेशन कब लगा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। बट
बनाया कब गया इसको, ऑब्वियसली मंथ कौन सा, दिसंबर 1946, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर इज सी, सी हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। When was the first meeting of the Constituent Assembly was held? Right? पहली मीटिंग कब लगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दिसंबर में बना दिया गया, लेकिन पहली मीटिंग एग्जैक्ट किस डेट में है, राइट? यहां सब रिड्यूस कर ही लोगे बाय द वे। ऑप्शंस हैं 4 जुलाई 1946, 7 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 4 जनवरी 1946। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 9 दिसंबर 1946 को पहली आपकी जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंडक्ट करा दी गई थी, राइट? ओके, सी आंसर इज सी। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब कराई गई थी, राइट? सॉरी, कहां कराई गई थी? ऑप्शंस हैं आपके कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास, राइट? जो 4 मेट्रोपॉलिटन मेजर सिटीज है उनमें से कहां पे कराई गई है आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग, राइट? थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, राइट? पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। मुंबई के अंदर पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग थी वो पहली बार कहां कंडक्ट कराई गई थी, मुंबई, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपनी बनी थी उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट, राइट? थोड़े टाइम के लिए बना, प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी बोला जाता है उनको, थोड़े टाइम के लिए बनाया गया था, फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट भी असेंबली का बना दिए गए थे, राइट? सो ऑप्शंस हैं आपके ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सचिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर या डी जे बी कृपलानी। आई होप इसमें आप 2 ही ऑप्शन में फंस रहे होंगे, अगर आपको कंफ्यूजन है भी तो, राइट? और वो कौन से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सी और डी तो बिल्कुल गलत है, राइट? यहां पर आपसे पूछा है टेम्पररी प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट का आंसर है ऑप्शन बी, राइट? सचिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर भी थे, उसी के बेसिस पे इनको बनाया गया था। जो क्राइटेरिया ये रखा गया था, टेम्पररी बना देते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है इनको थोड़े टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं, बट बाद में परमानेंट जो प्रेसिडेंट किनको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे, राइट? तभी मैंने कहा कि अब 2 ही ऑप्शन में फंस रहे होंगे, ए या बी में, तो बट करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट? नेक्स्ट, which one of the following princely state representatives did not participate in the constituent assembly? इनमें से किस प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था? बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, बट अगेन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी इंट्रोड्यूस किया है, राइट? सो ऑप्शंस हैं आपके ए जूनागढ़, बी हैदराबाद, सी अवध या डी मैसूर, राइट? पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, देन कंटिन्यू, फिर चेक करें गलत आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। हैदराबाद के जो प्रिंसली स्टेट थी, के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया था, मना, एंड दैट प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर this question. So these were the important questions for the today, right? But I have one more very important information to share with you, which is what? Micro courses. Now let me tell you what are micro courses. See, let us take an example. हम एक example लेते हैं कि आपको let's say quant का सिर्फ एक particular कोई topic, for example number system, सिर्फ number system में confusion रहती है और आपको वही prepare करना है। तो अब उसके लिए आप किसी कोर्स को आप सर्च कर रहे हैं कि कोई कोर्स मिल जाए जहां पर आपका ये टॉपिक कवर हो जाए। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या आएगा? पहला ऑप्शन आएगा कि पूरा पूरा कोर्स परचेज कीजिए, जिसके अंदर आपकी क्वांट, जीएस, सब कुछ, टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए एक वायबल ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, जब आपको सिर्फ एक टॉपिक ही आपका वीक है। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन, आप उससे बेटर ऑप्शन क्या होगा आपके लिए कि आप एक क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लिए, आपको क्वांट का मॉड्यूल मिल जाए कहीं से, जरा मॉड्यूल के लिए पेमेंट कीजिए क्वांट के लिए और उसके प्रिपेयर कीजिए, राइट? ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या होगा आपके लिए कि सिर्फ अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि सिर्फ आप जब आपका टॉपिक जो वीक है, नंबर सिस्टम लेट से, आप सिर्फ इसी के लिए पेमेंट कीजिए, यही वाला टॉपिक आपको मिल जाए और आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट अच्छे से पूरा तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, राइट? ये है माइक्रो कोर्स, जहां पर आपको सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक पेमेंट करनी है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएंगे सारी चीजें, उनको परचेज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जो भी आपको वीक एरियाज है उन पे काम कीजिए और एंड गेट योर प्रिपरेशन कंप्लीट, राइट? सो दिस इज माइक्रो कोर्स।
ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये अभिपीडिया का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए, इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जहां पर हम आपके लिए क्या चाहते हैं कि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो कभी भी आपके एग्जाम के आगे हिंड्रेंस ना रहे, राइट कि आपको प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, पैसे आपके लिए कभी आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे। तभी हम आपके सामने इतने इनोवेटिव इनोवेशंस लेके आपके सामने आते रहते हैं, राइट। सो नाउ लेट मी शो यू रादर कि कैसे आपको इस कोर्स को आपको सब्सक्राइब करना होगा, माइक्रो कोर्स के लिए आपको कैसे सर्च करना होगा, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड। सो फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट abhipedia.abhimanyu.com। जैसे इस पर लॉग इन करेंगे, चूज एग्जाम, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर एसएससी सीजीएल पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे माइक्रोवर्स पे क्लिक करेंगे, राइट, दिस विंडो विल ओपन अप। या मोबाइल नंबर एंटर करें, ओटीपी वगैरह एंटर करें। नाउ सी हियर, दीज आर द कोर्स। नाउ फॉर एग्जांपल लाइक क्वांट के अंदर एंटर करते हैं, जैसे आप क्वांट के अंदर एंटर करेंगे, दिस सी हियर मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, ऑल द टॉपिक्स आर अवेलेबल टू यू। तो जो भी आपको अकॉर्डिंगली आपको नीड है उसकी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, right? So with this, I wish you good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.